हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज इतिहास की दुनिया भाग 2 क्लास 10 जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है, हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। तो आप अगर पवन टीचिंग सेंटर के साथ बनना चाहते हैं तो बने रहें और अच्छी से हिस्ट्री की तैयारी करते रहें। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गैरीबाल्टी। किसके बारे में चर्चा करेंगे? गैरीबाल्टी में करा। इस गैरीबाल्टी क्या है? इस बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्टी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्टी क्या कर रहा था? दक्षिण इटली के स्वतंत्रता को प्राप्त कर एकीकरण करने के लिए प्राप्त कर रहा था। गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारकों का समर्थन था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। बाद में काबूल के साथ आकर क्या बन गया? संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्टी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की स्वतंत्रता सेना बनानी। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरीबाल्टी ने अपनी इटली पर क्या किया? सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इस रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन से तंग आ गया था। जो सिसिली था और नेपल्स, इसके यहाँ के रहने वाले निवासियों, जो जनता था, जो बुर्बो वंश से क्या हो गया था? तंग आ गया था। तंग होकर गैरीबाल्टी के समर्थन बन गया। और यहाँ के जनता किसको समर्थन देने लगे? गैरीबाल्टी है। गैरीबाल्टी गया था कहाँ? इटली के 2 रियासतों सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करने। वहीं के जनता इनको सपोर्ट करने लगे तो गैरीबाल्टी के और क्या हो गया? यहाँ मदद मिल गया तथा विक्टर एमुलियन के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। और यहाँ पर क्या किए? अपना सत्ता संभालें। वस्तुतः काबूल के विचार गैरीबाल्टी से नहीं मिलते थे। काबूल का विचार और गैरीबाल्टी का विचार दोनों क्या था? अलग था। काउंट काबूल जिसके है ना राजनीतिक बाग था ये, परंतु काबूल ने उसके दक्षिण अभियानों का समर्थन किया, लेकिन विचार नहीं मिलते थे। फिर भी काबूल क्या किया? इसका समर्थन किया कि दक्षिण अभियान में दक्षिण में जाके 2 रियासतों सिसिली और नेपल्स पर निरंकुश शासन जो वहाँ के बुर्बो वंश था उसको हथिया लिया, स्वतंत्र करा दिया। इससे खुश होकर इसका समर्थन किया। कौन? काउंट काबूल। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्टी ने किस पर? रोम पर आक्रमण किया। अभियान के 1862 में गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तथा काबूल ने गैरीबाल्टी के इस अभियान का विरोध किया। लेकिन जब सिसिलिया और नेपल्स पर अधिकार किया था गैरीबाल्टी, तो काबूल समर्थन दिया था। लेकिन यह फिर जाकर किस पर? रोम पर जब आक्रमण किया गैरीबाल्टी ने तो इसका विरोध किया। कौन? काउंट काबूल ने अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिंडमाउंट की सेना भेज दी। इस बीच गैरीबाल्टी की भेंट काबूल से हुई। और गैरीबाल्टी के भेंट किससे हो गया? काबूल से हुआ और इसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। जैसे ही इससे भेंट हुआ, मुलाकात हुआ काउंट काबूल को गैरीबाल्टी से, गैरीबाल्टी मिला काउंट काबूल से, तो ये योजना जो गैरीबाल्टी रोम पर आक्रमण करने का था वो योजना को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, त्याग दिया। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्टी ने विक्टर एमुलियन को सौंप दिया। कोई संधि नहीं हुआ और गैरीबाल्टी ने क्या कर दिया? विक्टर एमुलियन को वहाँ सौंप दिया। गैरीबाल्टी को दक्षिण क्षेत्र में शासन बनने का प्रस्ताव विक्टर एमुलियन द्वारा दिया गया, परंतु इसने इसे स्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। जो गैरीबाल्टी था, जो सारा संपत्ति को क्या कर दिया? राष्ट्र के साथ राष्ट्र को
दे दिया। राष्ट्र को दे दिया कहने का तात्पर्य हुआ राष्ट्र को समर्पण कर दिया और यह एक किसान नॉर्मल आम किसान की तरह जिंदगी जीने लगा या जिंदगी व्यतीत करने लगा, भारतीय जीवन जीने लगा। अग्रसर हुआ। त्याग और बलिदान की यह भावना के कारण गैरीबाल्टी के चित्रण को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित हुआ। जो ये त्याग गैरीबाल्टी ने किया था, इसका प्रचलन कहाँ गया, पहुँच गया भारत में। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था वहाँ पर आया तथा लाला लाजपत राय ने इसकी जीवनी लिखी। क्वेश्चन पूछेगा लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी, तो गैरीबाल्टी के। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि गैरीबाल्टी की जीवनी किसने लिखी, तो गैरीबाल्टी की जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी। कर 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया और दुर्भाग्य क्या होगा, इसका मृत्यु होगी। काउंट काबूल का मृत्यु हो गया। अब पूरे इटली का वह क्या करने पर आया, वह एकीकरण को देख नहीं पाया तथा रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुलियन ने स्वीकार कर दिया। किसने स्वीकार किया, विक्टर एमुलियन ने स्वीकार किया। विक्टर एमुलियन ने स्वीकार किया। 1870 से लेकर 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांस और प्रसा के बीच क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। और जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ा, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप की संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, विक्टर एमुलियन ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। विक्टर एमुलियन ने इस परिस्थिति का क्या उठाया, लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के लिए किले में बंद कर लिया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी में क्या कर लिया, बंद कर लिया। एमुलियन ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली से मिला दिया। पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी सबको किससे मिला दिया, इटली से मिला दिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार किया। मुसोलिनी के द्वारा क्या हुआ, यह निंदा हुआ कि इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी द्वारा 1871 के ईस्वी द्वारा इटली का एकीकरण किसके द्वारा, मेजनी द्वारा, काबूल द्वारा, गैरीबाल्टी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को विक्टर एमुलियन जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इस सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रीयवाद चेतना सर्वोपरि था। यानी जितना भी घटना हुआ इसमें सारा मेन महत्व क्या था, मेन बात था राष्ट्रीयवाद का चेतना। तो कौन कौन नेता जो इटली के एकीकरण के लिए आवाज़ उठाया, मेजनी, काउंट काबूल, गैरीबाल्टी और विक्टर एमुलियन ने क्या, इन्हीं लोगों के योगदान के से इटली में एकीकरण हुआ। हम लोग आगे चलते हैं जर्मन का। अब हम लोग देख लिए कि इटली में एकीकरण हो गया, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि जर्मन में एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। जैसे आपको हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि जब हम आस पास के पड़ोसी एक जैसा करता है उसी प्रकार पड़ोसी भी उसी व्यवहार जैसा करता है, उसी प्रकार से जब इटली का एकीकरण हुआ तो जर्मन में भी एकीकरण का आवाज़ उठने लगा और जर्मन में भी क्या चीज़ का क्रांति होने लगा, एकीकरण के लिए होने लगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही हुआ। इटली में और जर्मन में, जिस समय इटली में जब एकीकरण का प्रक्रिया चल रहा था उस समय जर्मनी में भी एकीकरण का प्रक्रिया चल रहा था। तब कह सकते हैं कि इटली और जर्मन में एकीकरण की प्रक्रिया लगभग साथ साथ ही पूरा हुआ। आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से जर्मन का एकीकरण था, इस तरीक़ा का पूरा मैप था। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज थे। जर्मनी इस समय कितने राज्यों में बटा हुआ था, 300 छोटे बड़े राज में बटा हुआ था, टूटा हुआ था। उनमें
राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। इस समय जर्मन में तो टूटा हुआ था, लेकिन इस समय प्रसा सबसे शक्तिशाली राज था, और जो प्रसा सबसे शक्तिशाली राज था एवं अपना प्रभाव पूरे उस इलाके में जमाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधित्व सभा डायटन जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो जर्मन में जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ राष्ट्रवाद का, उस पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 में से जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ी है। नेपोलियन बोनापार्ट को एकीकरण का पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1806 में जर्मन में प्रदेशों का जीतकर राइन संघ का निर्माण किया था। इस सभी प्रदेश को जीतकर एक इकट्ठा करके एक राइन संघ बनाया था। यही कारण था कि जर्मन राष्ट्रवाद भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब यहीं से जब राइन राष्ट्र संघ बना, अब यहीं से जर्मन का एकीकरण धीरे धीरे होने लगा, इसकी भावना जागने लगी। तब हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ही राष्ट्रीय जर्मन का एकीकरण का मुख्य निर्माता था। करा कि इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब, ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हिगले ने ऐतिहासिक दिव्यद्वैत की व्याख्या करते हुए जर्मनी राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। इसी प्रकार से बुद्धिमान थे, किसान थे और कलाकारों, हिंगलेट का पार्ट, हेम्बोल्ट और अंडर्ट, जैकब, ग्रीन, ये जर्मन के राष्ट्रीय काव्य को क्या किया? राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हिंगले ने ऐतिहासिक दिव्यद्वैत की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। यानी कि हिंगले ने क्या कहा? हिंगले और बिस्मार्क ने, जो चांसलर था, प्रसा का चांसलर से बिस्मार्क हिंगले था, वो क्या किया? विचारों को से काफ़ी क्या था? प्रभावित था। और अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हंडबर्ग तथा नोबोलिया ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने लाया। ये जो अडबर्ट क्या किया? जो वहाँ के मध्य के देशभक्ति थे, यानी मध्यम लोग वर्ग के लोग थे, वो देशभक्ति के उसके अंदर क्या जगाएं? देशभक्ति जगाएं। और हडबर्ट ने नेपोलियन ने जर्मन के गौरव अतीत को सामने लाया कि किस प्रकार से इसके पहले जर्मन का कैसा अतीत था, और आज लोग इन लोग शासन करके इसका कैसा व्यवस्था को खराब कर चुके हैं। यह बताते हुए सभी जनताओं को क्या कर रहा था? अपना समर्थन मांग रहा था। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृतियों को उजागर किया, और चित्रकारों ने अपने पेंट के माध्यम से पेंट बनाकर चित्र बनाकर जो उसका जर्मन का जो संस्कृति था उसके बारे में जनताओं को पत्रिकाओं के द्वारा बताया करते थे। उन्होंने नायक नायिका की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। नायक नायिका, हीरो या हीरोइनों के द्वारा भी क्या किया? चित्र बनाकर राष्ट्रवाद का भावनाओं के बारे में जनताओं में जागरूकता पैदा किए। इस प्रकार अब जर्मनी में भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने की तैयारी था। जर्मनी में जब इस तरीक़ा से पूर्ण रूप से पूरे देश में क्या किया गया? राष्ट्रवाद का भावनाओं को उजागर किया गया, तो यहाँ के लोग अब आधुनिक युग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे कि आधुनिक युग कैसा होता है। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्था एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सैम्पट नामक सभा स्थापित किया।
बाइमर राज का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। यहाँ के बाइमर राज में एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम था येना। इसमें जो राष्ट्रीय केंद्र बना आंदोलन का, यहीं पर सारा लोग आकर क्या करते थे, इकट्ठा होकर आंदोलन की चर्चा करते थे। आंदोलन किस तरीक़ा से होगा, इसको किस तरीक़ा से सफल बनाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया करते थे। फिर कह रहा कि यद्यपि मेटरनिख ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कॉल्सबाद के आदेश को जारी किया, और यहाँ के जो चांसलर था मेटरनिख था, इस सभी को जो एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के लिए थे, राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे थे, इसको दबाने के लिए यानी कुचलने के लिए, ख़त्म करने के लिए कह सकते हैं, क्या किया, एक आदेश को जारी किया। परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान किया, और यही क्रिया हुआ, और यहाँ के लोगों को राष्ट्रीयकरण को एकीकरण बढ़ाने के लिए क्या प्रदान किया, सहायता प्रदान किया। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियों में भी निर्मित हो रही थी, और यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ एकीकरण में जो भौगोलिक परिस्थितियाँ के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियाँ में भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे निर्मित हो रहा था, कि वो लोग भी चाह रहे थे कि हमारा आर्थिक स्थिति सुधार हो, पहले जो बद से बदतर स्थिति होते जा रहा है उस स्थिति में कुछ सुधार लाएं। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानताओं के लिए प्रासा के नेतृत्व में जालबेरिक नामक आर्थिक संघ बनाया। इसने क्या किया, 1800 क्वेश्चन पूछेगा, जालबेरिक नामक संघ की स्थापना कब हुआ, 1834 ईस्वी में। किसने बनवाया, तो जर्मन के व्यापारियों के आर्थिक व्यापारिक समानताओं को ने प्रासा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में ये बना, जालबेरियन प्रासा के नेतृत्व में बना। तो कह सकते हैं किसके द्वारा बनवाया गया, व्यापारियों के समर्थन के द्वारा जालबेरियक नामक संस्था का गठन हुआ या संघ बना, जिसमें के विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मनी क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रीयवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रीयवाद अभी तक संगठित नहीं हुआ, और कहा जाता है कि जब संगठन बना था जालबेरियन, तो ये क्या था, आर्थिक के पहलुओं को छोड़कर राष्ट्रवादियों प्रवृत्ति को क्या दिया, बढ़ावा दिया। उसके बावजूद भी राष्ट्रवाद का संगठित नहीं हो पाया, या कह सकते हैं राष्ट्रवाद या एकीकरण संभव नहीं हो पाया, राष्ट्रवाद अभी तक संगठित नहीं हो पाया। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रीयवाद भावनाओं को कुछ हवा जरूर लगी, लेकिन जब यहाँ फ्रांस में जब 1830 में क्रांति हुआ था, तो यही क्रांति को देखते हुए जर्मन के लोगों को भी यह भावना जागा कि जब फ्रांस में क्रांति हो सकता है, जब फ्रांस एकीकरण करना चाहता है, तो हम लोग एकीकरण क्यों नहीं कर सकते। यह भावना किसके अंदर जागी, जर्मनों के यहाँ जागी। और किसके कारण जागा, फ्रांस के क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति हुआ था कब, 1830 में हुआ था। इसके लिए दोस्त अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ बोलते जाते होंगे, और बुक अपने साथ में लिए होंगे तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। आज पढ़ने से पहले अगर आप एक बार पढ़ के आते हैं और दोबारा मेरे साथ जब आप पढ़ते हैं इस बुक को, तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। तो मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। आपको एक सौगात और दिया जाएगा, जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो उसके बेस फिर 80% वाली क्लास आएगी। 80% वाली क्लास यानी कि उसमें हर एक सब्जेक्ट को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी को प्रश्न कम से कम सभी को प्रश्न करवाया जाएगा, और लगभग उसमें सभी का प्रश्न 100 से हर एक एक्सरसाइज का प्रश्न होगा, कम से कम 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिससे कि आपके प्रश्न में एक भी प्रश्न ना छूटे आपके एग्जाम में। वह 2022 के लिए किया जाएगा। तो अगर आप देखते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेट मिलता है, और इस मोटिवेट के कारण हम आपको और अच्छी तरीक़ा से करवा सकते हैं और कराएंगे। तो 80% वाली क्लास आने वाला है, तो 80% वाली क्लास को ना भूलें और यहाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आगे देखते हैं। कहा कि
सेक्सोनी हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे। इस सेक्सेनी जो था, हनोवर आदि राज्य था, ये राज्य में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे। ये कहाँ होने लगा? जर्मनी में। किसके देखने से? फ्रांस की क्रांति 1830 के से। परंतु प्रूसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला। और यहाँ जो जर्मन में जो हो रहा था ये लोकतंत्री विद्रोह, ये दोनों कौन? प्रूसा और ऑस्ट्रिया मिलकर ये सेक्सोनिया हनोवरिया के राज्यों में लोकतंत्र वो विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया गया। बोल 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। यही कारण हुआ कि जब फिर 1848 में, इसके पहले 1830 में जब क्रांति हुआ था और जर्मनियों को क्या कर दिया? फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था? जर्मन पर पड़ रहा था। अब फिर 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और इसका प्रभाव फिर किस पर पड़ा? जर्मन पर पड़ा। और जर्मनी राष्ट्रवादियों को एक बार फिर भड़का दिया, यानी कि फिर इसमें प्रोत्साहन जाग उठा। दूसरी तरह इस क्रांतियों ने मेटरनिक के युग का अंत भी कर दिया। और यही क्रांति तो किसका युग का अंत कर दिया? मेटरनिक का युग का अंत कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। ये पुराने जो सभा था, इसको वहाँ ना संसद में ना बुलाकर कहाँ बुलाया? फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कब की बात है? मार्च 1848 में। क्योंकि इस समय किसका युग अंत हो चुका था? मेटरनिक जो चांसलर था इसका, मेटरनिक जर्मन का चांसलर, इसका युग क्या हो गया था? अंत हो गया था। जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रूसा का शासन फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक संवैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरकुश एवं रूढ़िवादी विचार का था, जो फ्रेडरिक तो था कैसा था? निरकुश था और रूढ़िवादी। निरकुश का मतलब सिर्फ अपने भले के बारे में सोचे, जनता के बारे में ना सोचे, जनता के भलाइयों के बारे में ना सोचे, जनता के प्रति कुछ ना करे, उसे क्या कहते हैं? निरकुश कहते हैं। रूढ़िवादी ये अपने विचार पर क्या रहते हैं? अटल रहते हैं, उसे कहते हैं रूढ़िवादी कहते हैं। ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रिया संघर्ष में बचना चाहता था। जर्मन के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विद्रोह में थे। इस गतिविधियों से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। जर्मन में किसकी स्थिति पैदा होगी? विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और ऑस्ट्रिया का क्या होने लगा? संघर्ष इसी समय जारी होने लगा, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रूसा ने मिलकर दबा दिया। अब फिर ऑस्ट्रिया और प्रूसा ने मिलकर इस विरोध को क्या कर दिया? जर्मन राज्य विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया गया। तो कहा जाता, कहावत ही है न, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हम लोग वंशज हैं राजा सांगा के, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब आप युद्ध कहाँ तक टाल सकते हैं? कितना दिन तक टाल सकते हैं? आप कितना तक कोई विद्रोह को कितना दिन तक दबा सकते हैं? जब ये विद्रोह को दबाया जा रहा था, ये विद्रोह को जितना ही दबता था विद्रोह, उतना ही अगले बार में इतना ही शक्तिशाली से और बहुत अच्छी ढंग से यह विद्रोह आते थे। प्रूसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। प्रूसा जान गया था कि जब भी होगा एकीकरण, ये किसके नेतृत्व में होगा? जर्मनी के नेतृत्व में ही एकीकरण होगा। इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू की। प्रूसा ने अब क्या कर दिया? सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। यह समझ गया कि जर्मनी भी क्या चाह रहा है? एकीकरण। और इसके साथ साथ हमारा भी क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। फ्रेडरिक क्या हो गया? मर गया। अब फ्रेडरिक था कैसा? एक निरकुश तथा रूढ़िवाद विचार का था। इसका क्या हो गया? मृत्यु होगी, देहांत हो गया। देहांत का मतलब होता है मृत्यु। जब इसका मृत्यु हो गया तब तो जर्मनी में और प्रूसा में क्या हो गया? एक अब तो और विद्रोह का दरवाज़ा खुल गया। कह सकते हैं अब आसानी से यहाँ का राज त्यागा जा सकता है, एकीकरण किया जा सकता था। इसका भाई विलियम प्रूसा का शासन बना और जो फ्रेडरिक का भाई था उसका नाम था विलियन। अभी प्रूसा का क्या बन गया? शासक बन गया। अब विलियन कैसा विचार का था? राष्ट्रवादी विचार का पोषक था। ये कैसा? ये चाहता था कि क्या हो जाए? राष्ट्रवादी हो जाए और एकीकरण हो जाए। तो इसके लिए जर्मनी और फ्रांस के लिए
अब प्रसा के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो निरकुश राजा था, रूढ़िवादी राजा था, जो फ्रेडरिक था, वो मर गया। अब उसके जगह पर उसके भाई आया, जो बिल्कुल निरकुश और रूढ़िवादी नहीं था, वो राष्ट्रवाद विचार का था। और यहाँ के लोग ही चाहते थे क्या? राष्ट्रवाद। अब आप ही बताइए, जो गद्दी पर जिस विचार का बैठेगा, उसके राज में भी उसके राज में भी वैसा ही विचार के सरकार बना जाएगा। तो ये और ही जर्मनी के लिए आसान हो गया और प्रसा के लिए। इसके सुधारने के फलस्वरूप जर्मन में औद्योगिकरण क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिसमें जर्मन राष्ट्रों को एकता से सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुआ। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। इसने क्या, विलियम्स ने क्या कर दिया? एक महान कूटनीतिज्ञ था, उसका नाम था बिस्मार्क। इसने वहाँ का क्या बना दिया? चांसलर बना दिया गया। अब हम देखते हैं यहाँ के बिस्मार्क के बारे में क्या है। बिस्मार्क को क्या बना दिया? चांसलर बना दिया। अब बिस्मार्क के बारे में जानते हैं कि बिस्मार्क है कैसा कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो जर्मन डाइटन में प्रसा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। जर्मन में था जो, तो प्रसा का क्या हुआ करता था? प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रसा की ओर से ही रहता था। प्रारंभ से ही हिंगले के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद डाइटन में अपनी सफलता कूटनीति का लगातार परिचय देता रहता था। ये बिस्मार्क जो था हमेशा क्या अपना परिचय दिया करता था। वह निरकुश राजतंत्र का समर्थन था। ये कैसा? जो बिस्मार्क जो था निरकुश राजतंत्र का समर्थन था। सोचिए, अब विलियम आया था जो राष्ट्रवाद विचार का समर्थन था। अब विलियम ने क्या किया? एकीकरण के उद्देश्य से क्या बनाया? बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया। और चांसलर जो बिस्मार्क जो था कैसा था? निरकुश राजतंत्र था। तो क्या लगता है कि आपको ये जर्मन में एकीकरण संभव है? नहीं हो पाएगा। जर्मन में एकीकरण के प्रयास में जुटे गए, यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवाद हो या कट्टरवादी राष्ट्रवाद, सभी उसे अपने विचारों का समर्थन समझते थे। इस सब उदारवादी हो या कट्टरवाद हो, सब इसका अपना विचार का क्या बहुत ही अच्छा समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। ये जानता था कि बिस्मार्क जर्मन में एकीकरण तभी संभव है जब यहाँ के सैन्य शक्ति बहुत ही क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। और किसी भी देश का एकीकरण या मजबूत होने के लिए वहाँ के सैन्य शक्ति क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। वह देश खुद ब खुद अपने आप मजबूत हो जाएगा। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। तो ये क्वेश्चन तो स्टार वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये कतई जहर वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लौह और रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाया। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क क्या था? चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? जर्मन का चांसलर। कौन बनवाया? विलियम ने बनवाया। विलियम कौन था? विलियम फ्रेडरिक का भाई था। फ्रेडरिक कौन था? तो फ्रेडरिक क्या था? वहाँ का चांसलर हेड था, जो इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। इसी का शासन चलता था। दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए आज तक हम लोग यहीं तक रह देते हैं। कल बिस्मार्क के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यूँ बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलते रहेगा। तो आप बने रहें और 80% वाला क्लास में आना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको अच्छा ना लगता हो तो ना भी कीजिएगा, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप ही को अच्छा ना लग रहा है तो फिर क्यों आप दूसरा को मेरे वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहन क्यों करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद।